ओके, सो जैसे कि हमने पहले पिछले चैप्टर में देखा था कि इंडियन इकोनॉमी ये ब्रिटिश के टाइम पे कैसी थी, तो अब हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से काम कर रही थी। तो 1950 से 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेगा चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो काफ़ी एक सोच में पड़ गए थे कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से होनी चाहिए। तो ये जब उनके सोच विचार थे, ये जब चीज़ें क्लियर हुई, तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को पढ़ने के पहले हमें और भी तरह की इकोनॉमी को पढ़ना होगा, यही एनसीईआरटी का ये चैप्टर हमें पढ़ाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिस्ट सोसाइटी और तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिज्म को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। मार्केट इकोनॉमी किस तरह से काम करता है बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ दोज कंज्यूमर गुड्स विच आर इन डिमांड, उनका ही प्रोडक्शन किया जाता है जो डिमांड में है। ओके, यानी जो डिमांड में रहेंगे उसके ऊपर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। तो गुड्स कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली इधर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट, कहीं भी डिमांड में है बट उससे प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए। ये चीज़ें सबसे पहले होती है मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिज्म में। तो जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस जो किए गए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अमंग द पीपल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, है ना। ये नहीं देखा जाएगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, बट ये देखा जाएगा कि लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं या लोगों की कितनी इच्छा है वो परचेस करने की, है ना। तो मेनली आप देखिए कि यहाँ पे जैसा कोई पुअर है, अब यहाँ पे पुअर का डिमांड क्या रहेगा। पुअर ये सोचेगा कि मेनली उसको ज़रूरत क्या है, नीड क्या है उसकी। पुअर की डिमांड नहीं बट नीड क्या है उसकी। नीड ये है कि उसको लो कॉस्ट हाउसिंग मिले। लो कॉस्ट हाउसिंग यहाँ पे बनाएंगे तो भी वो पुअर की खरीदने की कैपेसिटी अगर नहीं होगी तो वो किस तरह से खरीदेगा। तो ये उसकी नीड है, बट अगर कैपेसिटी नहीं है खरीदने की तो वो नहीं बनाया जाएगा। इस तरह की इकोनॉमी बन जाती है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म में अगर देखा गया तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको ये समझ में आ गया कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा अगर हम कैपिटलिज्म अपनाते हैं तो, क्योंकि वही गुड्स बनाए जाएंगे जो डिमांड में है और जिसको प्रॉफिटेबली आप सोल्ड कर सकते हैं, और लोगों के नीड को ना देखते हुए सिर्फ वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या परचेस कर सकते हैं उस तरह की चीज़ें वो बना सकते थे ये कैपिटलिज्म में। तो ये चीज़ों को प्रेफर नहीं किया गया। सेकेंड तरह की जो इकोनॉमी हमें देखने मिलती है, वो सोसाइटी देखने मिलती है, वो है सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले नीड यहाँ पे देखी जाती है। सोशलिस्ट सोसाइटी में नीड देखी जाती है। अज्यूम दैट गवर्नमेंट नोज व्हाट इज़ गुड फॉर पीपल ऑफ द कंट्री एज वेल एज हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये चीज़ें यहाँ पे थी, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे एक नीड देखने मिलेगी, उनकी जो नीड है उसी तरह से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। सोशलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, सब कुछ स्टेट ओन करता है। ये भी एक हमारे पास ऑप्शन था कि हम कहीं ना कहीं सोशलिस्ट सोसाइटी को भी अपना सकते थे। अब ये सोशलिस्ट सोसाइटी को अपना लेना और सोसाइटी को अपनाने के बाद वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का ना होना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों की जो नीड रहेगी उसी पे काम करेंगे। अगर लो कॉस्ट हाउसिंग नीड है तो लो कॉस्ट हाउसिंग, फ्री हेल्थ केयर होना तो फ्री हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह की नीड के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। बट मेनली क्या था कि हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं रहेगी अचानक से, कि पहले ही हम काफ़ी ड्रेन्ड हो चुके थे इकोनॉमिकली और हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि हम सोशलिस्ट सोसाइटी को अपनाएं। सो हमें और कोई ऑप्शन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो गया था। तो हमने जो ऑप्शन ढूंढा वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा होता है कि ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक्स देखने मिलती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी देखने मिलती है, जहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट दोनों साथ में काम करते हैं। यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वहाँ पे होती है, प्राइवेट ओनरशिप भी होती है, प्राइवेट भी यहाँ पे लोग सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन सिर्फ गवर्नमेंट आंसर करती है ना। मेनली तो गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर, ये दोनों मिलकर 3 क्वेश्चन आंसर करती है कि क्या बनाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो जो चीज़ें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह प्रोड्यूस करना चाहिए और किस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की है। तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि मार्केट विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस विच मार्केट फेल्स टू डू, है ना। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या होता था कि जहाँ प्रॉफिट है वहीं पे कैपिटलिज्म यानी प्राइवेट, यहाँ पे मेनली प्राइवेट ओनरशिप होती है और वो लोग वही
चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों की ही नीड्स देखते रहेगी। बट यहाँ क्या होगा कि मार्केट में भी चीज़ें बनाई जाएगी जैसे कि कैपिटलिज्म में बनाई जाती है। जो कैपिटलिज्म प्रोड्यूस कर सकता है वो प्रोड्यूस करेगा, और गवर्नमेंट जो होती है वो भी काम करते रहेगी। गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करते रहेगा और सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेगा जो मार्केट नहीं कर पाया। यानी गवर्नमेंट होने के कारण हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ें नहीं रहेगी, है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमें काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन साबित हुआ, एंड वी अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, उसके बाद देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे पहले देखिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए। ये मेनली डिटरमाइंड पार्टली बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड पार्टली बाय गवर्नमेंट, है ना। तो लोग क्या चाहते हैं ये भी देखा जाता है, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट भी इसमें सोचती है कि क्या बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए। ये डिटरमाइंड पार्टली बाय प्रोड्यूसर, है ना। जो भी लोग बना रहे हैं जिनको प्रॉफिट है वो भी सोचेंगे किस तरह से प्रोड्यूस करना है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, और आधा कुछ गवर्नमेंट पार्टली सोचती है कि किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात है, दोनों जहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, तो परचेसिंग पावर भी देखी जाती है और गवर्नमेंट के प्रेफरेंस भी देखे जाते हैं। यानी कैपिटलिज्म में सिर्फ परचेसिंग पावर देखी जा रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रेफरेंस भी देखे जा रहे हैं। यानी जो चीज़ें छूट गई है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, या गवर्नमेंट वो करने भी लगा सकती है। ओके, सो ये बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में अगर देखा गया तो इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, ये है। बट हमारे यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी इंडस्ट्री ओपन करना और ये सब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट ऑल्सो द प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पे देखने मिलती है, और डेमोक्रेसी भी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट किस तरह से डोमिनेट, किस तरह से एक तरह से ध्यान रखेगी, या किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप जो लोगों की उनको कंट्रोल करेगी। तो गवर्नमेंट वुड प्लान द इकोनॉमी, है ना। गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी कि क्या क्या चीज़ें बनेगी इंडिया में, और उस तरह से प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, और उस तरह से मेनली हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग चलेगी उसके अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। अब ये हमने इकोनॉमी यहाँ पे अडॉप्ट की थी जिसमें हम प्लानिंग करने वाले थे, हम 5 ईयर प्लान्स बनाने वाले थे, 5 साल के प्लान्स हम बनाने वाले थे। गवर्नमेंट वो प्लान बनाएगी प्राइवेट सेक्टर वालों के साथ मिल के, और इनकरेज टू बी द पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम की कोई बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री है जो कि कोई प्राइवेट ओनरशिप रखती है। गवर्नमेंट विल प्लान कि क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। और ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनके साथ मिलके गवर्नमेंट विल प्लान, और दोनों भी इस प्लान में एफर्ट डालते हुए वो चीज़ें प्रोड्यूस करते रहेंगे। इस तरह की हमारी इकोनॉमी बनती है इंडिया में, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद देखिए द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीज़ें से के चलते ये चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं कि लोगों के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, ये प्लानिंग किया जाएगा, किस तरह से इकोनॉमी ठीक से चलेगी ये प्लानिंग किया जाएगा, और दोनों मिलके प्लानिंग करेंगे, और दोनों मिलके उस प्लानिंग में एफर्ट डाल के उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की हमें चीज़ें और भी पता चलती हैं। उसके बाद देखिए 1950 में क्या हुआ, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन ये सेटअप किया गया। अब हमें ये पता था कि हमें प्लानिंग करना है ना। यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट वुड प्लान इकोनॉमी विथ प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट को प्लान करना है तो एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया अंडर प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन, है ना। तो ये सेटअप करने के बाद इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। प्लानिंग कमीशन ये मार्च 1950 में बनाया गया। मेन ऑब्जेक्टिव ये था ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट अ रैपिड राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। किस तरह से, तो एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, है ना। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं, इस तरह से प्लानिंग की जाए। उसके साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ाए, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। थर्ड है ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी, है ना। तो यही मेन है कि एम्प्लॉयमेंट के भी एक मौके सबको मिले। इन सब चीज़ों के लिए एक प्लानिंग कमीशन जब सेटअप किया जाता है तो प्लानिंग कमीशन विद चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग एन असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, है ना। सबसे पहले क्या करना है, सभी रिसोर्सेज का असेसमेंट करना है जो भी हमारे देश में है। उसके साथ साथ ऑगमेंटिंग डेफिशिएंट रिसोर्सेज, है ना। तो जो भी कम है रिसोर्सेज उनको किस तरह से यूज़ किया जाए, उन्हें कहाँ से लाया जाए, ये चीज़ें भी हमें जानना होगा। थर्ड है कि प्लानिंग बनाना,
है ना, और फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही है। और प्रायोरिटीज़ डिटरमाइन करना कि कौन सी चीज़ पहले डेवलप करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें बाद में, ये चीज़ें करनी होगी। और जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये याद रखिएगा। और प्लानिंग कमीशन जो था ये अभी तो बंद करा दिया गया, इट वॉज ऑलरेडी रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, तो नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया गया है। बट हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्लानिंग कमीशन में एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ही प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, उस तरह से नीति आयोग में भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और पहले चेयरपर्सन जो बनते हैं प्लानिंग कमीशन के, वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि प्लानिंग कमीशन ने क्या किया। तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू किया। जो प्लानिंग बनेंगे वो हर 5 साल के लिए बनेंगे। हर 5 साल तक गवर्नमेंट वो जो प्लान बने हैं उसके ऊपर वर्क करते रहेगी। तो 5 ईयर के यहाँ प्लान बनाए जाएंगे, प्लान टू स्पेल आउट एज टू हाउ रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री, है ना। तो यही है। ओके, उसके बाद कुछ गोल्स हमें देखने मिले 5 ईयर प्लान्स के, जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये 4 गोल थे 5 ईयर प्लान के। 5 ईयर प्लान जब भी बनाए जाएंगे तो ये 4 चीज़ों पे मेनली ध्यान रखा जाएगा, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। अब ये 4 चीज़ें कैसी होती है ये जान लेते हैं। तो ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ का मीनिंग होता है कि हमारी जो कैपेसिटी, हमारे देश की जो कैपेसिटी है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने की कंट्री में, विद इन द कंट्री, वो हमें बढ़ानी है ना, मेनली उसी को ग्रोथ कहेंगे। और गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि हमारा जो जीडीपी है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है या प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते रहे। हमेशा जब जीडीपी बढ़ते रहेगा इसका मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, यानी मार्केट वैल्यू जो है, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री में, वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहे। यही मेन है ग्रोथ। उसके अलावा जीडीपी जो है कंट्री, ये अलग अलग सेक्टर से आती है, इकोनॉमी के, है ना, डिफरेंट सेक्टर से आती है। जैसे कि हमें पिछले भी हमने 10th के एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें देखी थी। और हर एक सेक्टर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हर एक सेक्टर का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो ग्रोथ क्या होता है कि जीडीपी का बढ़ना, हमारी जीडीपी बढ़ना यानी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ना। ग्रोथ के बाद जो दूसरा गोल था 5 ईयर प्लान का, वो था मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहले क्या है कि हमें मॉडर्न करना है चीज़ों को, यानी हमें न्यू टाइप ऑफ मशीन्स यूज़ करना है। अब आउटपुट अगर हमें बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ने से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आउटपुट अगर बढ़ाना है तो आउटपुट तब बढ़ सकता है जब नए टाइप की मशीन्स हम यूज़ करेंगे। तो हमें नए टेक्नोलॉजी को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, यही होगा हमारा मॉडर्नाइजेशन। ये उसका दूसरा गोल बन जाता है प्लानिंग का। ऑल्सो रेफर्स टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक, है ना, वही मेन है कि सोशल आउटलुक में भी कुछ चेंजेस लाना, उसको भी मॉडर्न बनाना। जैसा रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मेन, है ना। तो सोशल चीज़ों में भी हमें सोचना चाहिए। ये भी चीज़ें आती है एक गोल में जो हमारे प्लानिंग थे उसके। थर्ड ये था कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है ना। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स जो भी बने, उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेल्फ रिलायंस पे दिया। इसका मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हमारे ही कंट्री में बनाएं और बाहर से इंपोर्ट कम करें या अवॉइड करें उन गुड्स को इंपोर्ट करना, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है, हम जो फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड हो चुके हैं स्पेशली फॉर फूड, वो हम ना रहें, है ना। कल जाके अगर वहाँ से फूड आना बंद हो गया तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। तो वो सर्वाइवल के लिए हमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ रिलायंस से सेकंड गोल बन जाता है ना। देयर वाज अ फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया सोवरेनिटी वल्नरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसी, है ना। ये भी दूसरा एक रीज़न हमें पता चल गया कि क्या होता था कि अगर हम फूड सप्लाईज भी उनसे मंगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उनसे ले रहे हैं, फॉरेन कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली इंडिया की सोवरेनिटी ख़राब हो सकती थी। वो हमें फॉरेन जो ये है कंट्रीज़, वो हमें बताएंगे कि हमारी पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए। वो इंटरफियरेंस दिखाते रहेंगे हमेशा, और ये इंटरफियरेंस बहुत अच्छा साबित नहीं होगा क्योंकि हम सोवरेन है और हमारी सोवरेनिटी लॉस हम कर जाएंगे, है ना। तो हम लूज़ कर जाएंगे अपनी सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी लूज़ होने से मेनली क्या होगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ेगा, और बढ़ने के कारण फिर से वो एक ज़माना आ सकता है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने फॉरेन की हम पे आके रूल किया था। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, हमारे डिसीजन हम खुद लेना चाहते थे, और खुद डिसीजन लेने के लिए सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता चलता है।
उसके बाद देखिए आखिरी जो हमें देखने मिलता है गोल, वो है इक्विटी। इक्विटी के पीछे की फिलॉसफी जान लेते हैं। इक्विटी में यही कहा जाता है कि जो भी बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ना, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से जो भी हमें बेनिफिट मिल रहे हैं वो पुअर सेक्शन तक पहुँचे, ना कि सिर्फ रिच लोगों को उसके बेनिफिट मिलते रहे। रिच लोगों को ही पहले उसके बेनिफिट मिलते थे, यानी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर ओन बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड हो गया, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इतनी सब चीज़ें हर एक इंडियन तक पहुँचे। उसके लिए उसको कुछ इकोनॉमिकली उसको प्रॉस्पर बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसको वो हर सेक्शन तक पहुँचनी पड़ेगी, तभी वो फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर को एक तरह से अफोर्ड कर सकता था। और इनइक्वालिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, वो रिड्यूस करनी चाहिए ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो अच्छे से होना चाहिए, ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स जो है वो मिलते रहें। तो ये इक्विटी है। तो इक्विटी के साथ हमें पता चलता है कि ये जो 4 गोल्स है, दैट इज़ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये 4 गोल्स हमने जो पढ़े, ये अगर हम अच्छे से इसे फॉलो करते और अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट करते हर चीज़ों को, तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा, बहुत जल्दी वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता रहेगा। यही हमें पता चलता है। तो प्लानिंग कमीशन इस तरह से बनाई गई थी जिसके ये गोल्स थे। उसके बाद देखिए एड्रेसिंग एग्रीकल्चर नीड्स। अब एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देने की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी और इंडिया में एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा हम मेनली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी था। तो हमें चेंजेस लाने के लिए यहाँ पता चलता है लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म जो लाए गए, सबसे पहले इंटरमीडियरीज जो है, जैसे कि ज़मींदार, जागीरदार, ज़मींदारी, जागीरदारी है, सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ये लोग रेंट कलेक्ट करते थे, जो एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉइल है वो, यानी जो किसान है उनसे रेंट लिया करते थे। और रेंट आप ले रहे तो ठीक है, हमारी लैंड को इम्प्रूव तो करके दीजिए, हमारे फार्म को इम्प्रूव कीजिए। आप हमसे सिर्फ रेंट ले रहे हैं। लोगों से रेंट लेते थे और उनकी फार्म में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे। ये होने के कारण मेनली क्या था कि लोग जो पुअर थे वो और भी पुअर होते जा रहे थे। अब हमें एग्रीकल्चर में इक्विटी लाना था, तो लैंड रिफॉर्म लाना पड़ेगा। सबसे पहले ओनरशिप जो है लैंड होल्डिंग की, वो ख़त्म करना पड़ेगा। ओनरशिप जो पहले के जो सिस्टम थे, उन्होंने जागीरदारी या फिर ज़मींदार के हाथ में जो दे के रखे थे, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें जो हुई थी, इसमें हम मेनली क्या करना चाहते थे कि अब ओनरशिप हम मेनली इंटरमीडियरीज को एबॉलिश करके जो भी टीलर्स है उनके पास देने वाले थे ना। तो एंड टू मेक द टीलर्स ऑफ द ओनर टीलर्स द ओनर ऑफ द लैंड, ये करने वाले थे। ओनरशिप अगर हम उनको दे देते थे टीलर्स को, तो वो क्या कर सकते थे, उनको जो भी कमाई हो रही है, वो उनके पास जो भी इंसेंटिव्स आ रहे हैं, उससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अपने लैंड पे इम्प्रूवमेंट कर सकते थे इन्वेस्ट करके, है ना, इम्प्रूवमेंट्स के चलते इन्वेस्ट करके, और सफिशिएंट कैपिटल भी वो प्रोवाइड कर सकते थे खुद को, और इससे प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो सकता था। ये चीज़ें होने के कारण हमें मेनली क्या करना था, तो चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग ये करना होगा, तभी हम और भी डेवलप हो सकते थे, हमारे लोगों की सिचुएशन और भी अच्छी हो सकती थी। ये पहली चीज़ें हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट अगर देखा गया तो लैंड सीलिंग लाया जाता है। अब मेनली देखिए कि एक मैक्सिमम लैंड सीलिंग यानी कैसा है कि इंडिया में अगर किसी की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल 1000 एकर्स लैंड खरीदने की, और उसने पूरी ही ज़मीनें खरीद ली, और अब जो गरीब थे या फिर जो पुअर सेक्शन है उनके पास ज़मीनें खरीदने के लिए बचा नहीं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं था। तो इतनी कोई ना खरीदे कि जितना वो खरीद सकता, तो ऐसा तो कोई पूरा इंडिया भी खरीद लेगा, है ना। एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इंडिया नहीं खरीद पाएगा कोई। तो लैंड सीलिंग जो है उसमें क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ये फिक्स किया गया, है ना, ताकि बहुत सारी ज़मीन एक ही हाथ में ना चली जाए, सभी के पास ज़मीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इक्वल नहीं फिर भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहे, ये चीज़ें। तो टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स, ये करने के लिए हमने क्या किया कि हमने मैक्सिमम लैंड साइज जो है वो मेनली फिक्स कर दिया। अराउंड 20 लाख टेनेंट्स came into direct contact with government. They were freed from being exploited by जमींदार. Incentives to increase the output growth in land उन्हें मिलने लग गया। अब क्या हो गया, पहले अब ज़मींदार क्या करता था, बहुत बड़ी ज़मीन अपने कब्जे में लेके बैठ जाता था, और वहाँ पे मेनली जो भी टीलर्स है, जो वो ज़मीन जो किसान है, वो लोगों को वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता था। अब मेनली क्या हो गया कि ये लैंड सीलिंग एक्ट जब आ गया, लैंड सीलिंग के कारण मैक्सिमम साइज़ इतनी आप रख सकते, ये फिक्स कर दिया गया। फिक्स कर देने के कारण अब कहीं ना कहीं ज़मीनें जो है वो मेनली जो टीलर्स है उनको भी मिलने लगी, और टीनेंट्स जो है या टीलर्स जो
वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगे गवर्नमेंट के। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगे तो उनके पास अच्छा इंसेंटिव्स आने लगा अपने खुद के ज़मींदारों से और अपने खुद के जो भी ज़मीनें हैं उससे, सॉरी ज़मींदारों से नहीं, ज़मीनों से, तो ये यहाँ पे होने लगा। बट देयर स्टिल वर केसेस वेर इन, अब इसमें और भी क्या हो रहा था, तो जो ज़मींदार थे वो कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ में ज़मींदार अभी भी बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो है ज़मीनों का वो आज भी ओन करके रखे थे। क्योंकि जो लेजिस्लेशन था उसमें कुछ लूप होल्स थे और इसी लूप होल का उन्होंने फ़ायदा उठाया था और ज़मींदार आज भी कुछ एरियाज़ में बहुत बड़ी ज़मीन लेके बैठे थे। यहाँ पे ज़मींदारों ने ये बता दिया था कि भाई साहब ये ज़मीनें जो हैं इसका मैं खुद कल्टीवेटर हूँ, आई एम लैंड ओनर क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटर, और टेनेंट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ कुछ मौका नहीं दिया जा रहा था और ये बोल रहे थे कि हम खुद एक्चुअल टीलर्स है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा के जो लूप होल्स थे लेजिस्लेशन में इसका फ़ायदा उठाया गया। उसके बाद लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जो है इसको बहुत सारा हर्डल्स भी इसमें है, जैसे कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने लेजिस्लेशन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कोर्ट का जो भी डिसीजन था वो आने तक ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था ये कहीं ना कहीं डिले हो गया। उसके बाद जो डिले हो रहा था उसमें उन्होंने क्या किया कि अपनी जो लैंड थी उसको अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे उन्होंने रजिस्टर कर दिया इस लेजिस्लेशन से भागने के लिए, है ना। तो इस तरह से डिले लाके उस डिले का फ़ायदा भी उठाया था ज़मींदारों ने और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स के सक्सेस भी देखने मिले, जैसे केरला और वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स थी कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टीलर्स, उन्होंने टीलर्स तक ही वो लैंड रखी, ऐसा कुछ सक्सेस भी हमें देखने मिला। तो इस तरह से लैंड सीलिंग लाके फिक्स करने की कोशिशें की गई मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, बाद में सक्सेस भी मिलता है काफ़ी सारे अमाउंट में, काफ़ी सारे है ना, हम कह सकते हैं सक्सेस मिला, बट कहीं ना कहीं लूप होल्स का फ़ायदा भी यहाँ पे उठाया गया था। इस तरह से लैंड सीलिंग जो है ये भी लाया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने के लिए फिर से ग्रीन रिवॉल्यूशन फिर से यानी एक स्टेप उठाई गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। सबसे पहले अगर देखा गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ अलग होते हुए दिख रहा था, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था वो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये तो हमें पता ही है ना। तो मैरिड विथ लो प्रोडक्टिविटी, है ना, और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस अब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं था, है ना। यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना कोई अच्छा हमारे पास था नहीं। इंडिया का अगर एग्रीकल्चर देखा गया तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम होने के कारण या ना होने के कारण हम मानसून पे डिपेंड हुआ करते थे। मानसून अगर कम हो गया तो फार्मर जो है वो ट्रबल में आ जाते थे। अब मेनली हमें ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना था और हमें आगे बढ़ना था। तो हमने क्या किया, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर शिफ्टेड, है ना, और हमने लाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे लाया गया, तो लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। कुछ सीड्स डेवलप की गई जिसको हाई यील्डिंग वेराइटी कहा जाता है। हाई यील्डिंग वेराइटी यानी ऐसी सीड्स, मैं पिछले आपके एनसीईआरटी में डिस्कस भी कर चुका हूँ, ज़्यादा यील्ड आना यानी एक क्रॉप से ज़्यादा, एक अगर आप प्लांट करते तो उससे ज़्यादा क्रॉप्स निकलना, या फिर एक इसका प्रोडक्शन ज़्यादा मिलना, एक क्रॉप से प्रोडक्शन ज़्यादा मिलना, ज़्यादा यील्डिंग होना, उसको हाई यील्डिंग वेराइटी कहा जाता है, HYV कहा जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि HYV जो लाया गया, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जो लाया गया, वो व्हीट और राइस में लाया गया। इसका मीनिंग ये था कि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है तो उसको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा लगेगा, पेस्टिसाइड भी ज़्यादा लगेगा और करेक्ट क्वांटिटी में ही लगेगा, और उसके साथ साथ वाटर की भी काफ़ी ज़रूरत उसको पड़ती रहेगी। और इनपुट्स जो है ना, द नीड फॉर दिस इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज़ वाइटल। ये है, अगर प्रोपोर्शन ख़राब आपने ठीक से यूज़ नहीं किया तो फिर हो जाएगा आपकी लैंड ख़राब, है ना। तो मेनली ये चीज़ें हम पिछले एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से काम करना चाहिए। और चेकलिस्ट फॉर फार्मर, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये दिए गए, है ना। तो रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दिए गए ताकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी फार्मर खरीद सके। तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद हमारे जो भी फार्मर्स थे उनका काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होते हुए दिखा। ओके, उसके बाद कुछ फेजेस देखते हैं हम ग्रीन रिजोल्यूशन के। तो जो फर्स्ट फेज़ है ग्रीन रिजोल्यूशन का, जो अप्रॉक्सीमेटली मिड 1960s से मिड 1970s तक चला,
इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है वो कुछ स्टेट्स में ही यूज़ किए जा रहे थे, जैसे कि पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पूरे इंडिया में यूज़ नहीं किए जा रहे थे क्योंकि ये बेनिफिशियल थे वहीं पे जहाँ पे वीट ग्रोइंग रीजन्स थे, है ना। द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, है ना, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, ये चीज़ें देखी गई और मेनली ये रीजन्स में इसे यूज़ किया गया। सेकेंड फेज में अगर आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को मिड 1970s से मिड 1980s में, तो हाई यील्डिंग वेराइटी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्टेट्स तक पहुंचाई गई एंड दिस बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स दस एनेबलिंग इंडिया टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन फीड ग्रेन। और हम जो चाह रहे थे कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए एटलीस्ट फूड ग्रेन में भी, ये हम बन चुके थे। काफ़ी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, यहाँ पे सिर्फ कुछ स्टेट्स तक ही रखा गया था क्योंकि देखिए वीट और राइस जहाँ जहाँ है वहाँ पे, और यहाँ पे मेनली अगर देखा गया तो सेकेंड इसमें काफ़ी बढ़ाया गया। और टू इंक्रीज द ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल इनपुट कंट्रीब्यूट टू द इंडिया कंट्रीज इकोनॉमी, है ना, तो यही चीज़ें थी। It is important to keep a substantial amount of agriculture produce to be sold in the market and not consumed by the farmer himself। तो हमें मेनली यही था कि फार्मर जो भी ग्रो कर रहे हैं वो इतना ग्रो कर ले कि खुद कंज्यूम करने के बाद भी काफ़ी सारा सरप्लस या काफ़ी सारा उनके पास ग्रेन बच जाए जो कि वो मार्केट में बेच सके, और अच्छा खासा वो अमाउंट में हो जो मार्केट में वो बेच सके, है ना, थोड़ा सा ही नहीं काफ़ी सारा बेच सके। तभी तो हमें अच्छे से इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फूड ग्रेन्स को लेके। अब देखिए पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन मार्केट बाय द फार्मर, उसको कहा जाता है मार्केटेड सरप्लस। मैंने आपको कहा कि जो मार्केट में वो बेच रहे हैं खुद का कंजम्पशन होने के बाद बचा हुआ मार्केट में बेचा जाता है, यानी हम देख रहे हैं कि मार्केटेड सरप्लस कहा जाता है। अब ऑब्जर्वेशन कुछ किए सी ए हनुमंता राव ने। हनुमंता राव जो थे CH हनुमंता राव, उनका ये कहना था कि a good proportion of rice and wheat produced during the green revolution period available as market surplus was sold by farmer in the market decline in the price of food grains, है ना। तो ये यहाँ पे हमें देखने मिला कि ये जो बेच रहे थे इसके कारण जो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स है वो काफ़ी कम होते हुए देखने मिले थे हमें। दूसरी बात, लो इनकम ग्रुप्स जो है बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइजेस स्पेंड लार्जर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, है ना। तो लो इनकम ग्रुप्स को भी इसका बेनिफिट मिला क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे बिकने लगे क्योंकि सरप्लस अच्छा आने लगा, तो बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल थे फूड ग्रेन्स और उसको हम सस्ते में बेच सकते थे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हुई CH हनुमंता राव के ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद यहाँ पे ये भी उनको यहाँ पे देखने मिला कि एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना, ये हो गया। और वो स्टॉक करके रख सकती थी अब गवर्नमेंट, टू बिल्ड स्टॉक। कभी कभी जब फूड शॉर्टेज हो तो फूड शॉर्टेज में हम इन स्टॉक्स का यूज़ कर सकते थे। अब देखिए कुछ रिस्क इन्वॉल्व थी इस टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले ये था कि स्मॉल और बिग फार्मर्स के बीच में कुछ डिस्पैरिटी यहाँ पे बढ़ सकती थी, है ना, क्योंकि देखिए जो भी इनपुट्स लग रहे हैं वो ज़्यादातर बिग फार्मर्स अफोर्ड कर सकते थे। अब देखिए हाई यील्डिंग वेराइटी है, उसके अलावा हम पेस्टिसाइड्स कह रहे हैं, फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं, ये सब चीज़ें बड़े बड़े जो फार्मर्स थे वो ज़्यादातर उसका बेनिफिट ले सकते थे, इसलिए बड़े फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। और हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो है वो उस पर पेस्ट ज़्यादा अटैक कर सकते थे। पेस्ट अटैक करने के कारण उस पर पेस्टिसाइड ज़्यादा डाला जा रहा था, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लैंड ख़राब हो सकती थी। ये है तो फियर्स रिमेन फियर्स बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। और ये जो डर है ये डर ही रह गया क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ऐसा है क्या, छोटे फार्मर्स को नहीं मिल रहा है, चलिए हम लोन दे देंगे, लो इंटरेस्ट में छोटे फार्मर्स को लोन दिया जाएगा, उनको फर्टिलाइजर जो है वो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दिया जाएगा। सब्सिडी क्या होती है मैं आपके साथ पिछले NCERT में डिस्कस कर चुका हूँ, वो दिया जाएगा छोटे फार्मर्स को। और मेनली उनको ये जो सब्सिडीज़ मिलेगी इससे वो इनपुट्स जो है वो पूरे ले पाए। जैसे कि आपको पता चल रहा है फर्टिलाइजर सब फार्मर्स को मिल सकते थे, उनको पैसे मिल यानी लोन के में उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती थी। ये सब चीज़ें होने के बाद अगर देखा गया, सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, द आउटपुट ऑन स्मॉल फार्मर इक्वल द आउटपुट ऑफ लार्ज फार्म्स इन कोर्स ऑफ टाइम बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। तो सबका यहाँ पे बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें कर दी। अब रिस्क ड्यू टू पेस्ट अटैक वर मिनिमाइज कैसे हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना दिए गवर्नमेंट ने कि ये कैसे कम करना चाहिए रिस्क जो है पेस्ट अटैक से, वो भी अब रिसर्च होने लग गए। इसीलिए ये जो डर था ये डर ही रह गया और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें पता चलते हैं गवर्नमेंट ने लिए।
उसके बाद देखिए सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ की बात है तो सब्सिडीज़ मिलना चाहिए या नहीं, इस पे काफ़ी सारे डिबेट चलने लगे। मेनली ये हमें पता चला कि नेसेसरी टू यूज़ सब्सिडीज़ टू प्रोवाइड, अब सब्सिडीज़ की ज़रूरत तो थी ताकि जो भी नई टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वेराइटी टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको भी मिल सके, है ना, उन तक पहुंच सके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन्हें सब्सिडी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब कुछ लोगों ने डिबेट किया कि सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब एक टेक्नोलॉजी जब प्रॉफिटेबल हो जाती है और जब उसको सभी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको हर जगह जब अडॉप्ट किया जाता है तो सब्सिडी को बंद करा देना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे वो फार्मर्स का तो बेनिफिट कर ही रही, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बनी थी, बट कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जा रही थी वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को बेनिफिट कर रही थी। उसके अलावा एंड अमंग द फार्मर्स ये बेनिफिट हो रहा था। और सब्सिडरी मेनली अगर देखा गया तो ऐसे फार्मर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रही थी वो जो ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन के बड़े बड़े फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट कर जा रही थी। अब क्या हुआ, अब मेनली ये था कि अगर हम ये ख़त्म नहीं करते सब्सिडी और इतने सारे लोग सब्सिडी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट के फाइनेंस पे काफ़ी बड़ा बर्डन ये बन जाएगा। अब कहीं ना कहीं डिबेट ये भी चल रही थी कि सब्सिडी को कंटिन्यू भी करना चाहिए, क्योंकि जो फार्मिंग है वो बहुत रिस्की बिजनेस है इंडिया में। अगर फार्मर्स को अगर हम सब्सिडी ना दे और अगर वो फार्मिंग करे और कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे कि मानसून ठीक से नहीं हुआ या फिर जो भी पेस्ट के अटैक हो गए और हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं तो फार्मर्स का बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर और वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो इनपुट्स लगते हैं वो। और इस कारण जो रिच फार्मर है वो रिच होते जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे लगाने के लिए, और पुअर फार्मर जो है उनके पास कहीं ना कहीं पैसे नहीं रहेंगे, फाइनेंस नहीं है, तो वो कहीं भी इनपुट्स पे खर्चा नहीं कर पाएंगे और जहाँ हमारा गोल था इक्विटी का ये कहीं ना कहीं वॉयलेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा यही था कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो सिर्फ पुअर फार्मर्स है उनको ही इसका बेनिफिट होता रहे। ओके, सो ये चीज़ें हमने करनी चाहिए, ऐसा हमें पता चला। ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसा नेशन प्रॉस्परस होता जाएगा वैसे वैसे जो प्रोपोर्शन है जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट धीरे धीरे देखिए नेशन प्रॉस्परस होगा, इंडस्ट्रीज़ बनेगी, सर्विसेज बनेगी, तो जो पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, इस सेक्टर पे, एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन द सेक्टर डिक्लाइंस कंसिडरेबली, ये भी कम हो जाएगी और काफ़ी लोग इंडस्ट्रियल या फिर हम कहेंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ, बिटवीन 1950s और 1990 में क्या देखा गया कि जो जीडीपी था कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर ये डिक्लाइन हो गया, बट पॉपुलेशन जो डिपेंड थी वो कम नहीं हुई। अगर देखा गया तो 67.5% 1950 में थी तो वो 64.9% 1990 में आ गई, है ना। तो बहुत ज़्यादा कोई डिक्लाइन नहीं देखने मिला हमें पॉपुलेशन में, बट जीडीपी जो है वो कम होने लगा। ओके, सो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से भी ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर रहा और एग्रीकल्चर सेक्टर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वहाँ के लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर भी। तो ये चीज़ें ठीक से नहीं हुई। जीडीपी में जो ये था एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन वो कम हो गया, बट पॉपुलेशन उतनी कम नहीं हुई। ये चीज़ें थी तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंस जो है गवर्नमेंट का वो इस पे लगाना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, ये चीज़ें भी पता चल। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड। इंडस्ट्री और ट्रेड में सबसे पहले आपको हमें ये पता है कि जो पुअर नेशंस है वो अगर उनको ग्रो करना है, उनको प्रोग्रेस करना है, तो तभी वो ग्रो या प्रोग्रेस कर सकते हैं जब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमारा अच्छा हो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होने से ग्रो कैसा होगा? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो काफ़ी स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देखने मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में हमने देखा कि जैसे कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में सीज़न नहीं है क्रॉप्स का तो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं लोग, कभी मानसून ठीक से नहीं हुआ तो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री जो है वो हमेशा चलती रहेगी, इसलिए बहुत स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्री। और उसके साथ साथ हमारा एक गोल भी था मॉडर्नाइजेशन। अगर मॉडर्नाइजेशन करना है तो इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, तो इसी से हमारा ग्रोथ होगा, ये भी हमें पता है। मेनली देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हमें इंडस्ट्रियल बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारे पास मेनली उतना कैपिटल नहीं था इंडिपेंडेंस के बाद कि हम उसे ग्रो कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके ये काम करना था। गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो लीड करेगी और प्राइवेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी उन्हें, तो दोनों मिलके यहाँ पे लीड करेंगे। इस तरह से इंडस्ट्री और ट्रेड हमारा बढ़ेगा।
उसके बाद हमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ही चीज़ें जब पता चलती है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पे बनाया गया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे। मेनली इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया इस पॉलिसी में, इस रिजोल्यूशन में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी जो थी उसमें फर्स्ट कैटेगरी में हमें देखने मिला कि इंडस्ट्री जो स्टेट ओन करता है वो रखी गई। सेकंड कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रीज विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट सेक्टर विथ स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स, ये देखी गई है ना। तो मेनली यहाँ पे सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं जो स्टेट ने बनाई हुई इंडस्ट्रीज है उसको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट कर रहा है। स्टेट क्या कर रहा है सेकेंड टाइप में, स्टेट नए यूनिट्स, इंडस्ट्री के नए यूनिट्स बना रहा है और प्राइवेट उसके ऊपर काम कर रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज होती है सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। और थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री वो है कि जो पूरे प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती थी एंड वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस, है ना। तो अब यहाँ पे लाइसेंसेस देखे, अब देखिए पहले में तो स्टेट खुद बना रहा है, सेकेंड में स्टेट बना रहा है बट प्राइवेट सेक्टर को भी चलाने का मौका मिल रहा है, थर्ड में प्राइवेट सेक्टर की ही है बट स्टेट उसको कंट्रोल कर रहा है लाइसेंस देके। जिसको लाइसेंस स्टेट प्रोवाइड करेगा, जिसको परमिशन प्रोवाइड करेगा वही इंडस्ट्री बना सकता था। तो ओनली विद द इश्यूएंस ऑफ लाइसेंस कुड एनी इंडस्ट्री बी एस्टैब्लिश, है ना। तो मेनली क्या है, टू प्रमोट इन द बैकवर्ड रीजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो बोलेगा नहीं, अब सपोज एक ही रीजन में इंडस्ट्रीज बन रही है तो कहीं वहाँ इंडस्ट्री नए ओपन करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको कहेगी आप बैकवर्ड रीजन्स में बनाइए। So it was easier to obtain a license if the industrial unit was established in the economically backward area। अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में आप बना रहे हो तो काफ़ी इजीली लाइसेंस मिल भी जाते थे। अब मेनली वर गिवन सर्टेन कंसेशन सच एज टैक्स बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टैरिफ, है ना। तो रीजनल इक्वालिटी हो इसके प्रयास किए गए लाइसेंस से। तो लाइसेंस से क्या किया गया कि जो इकोनॉमिकली या फिर हम कहेंगे हाँ इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ जाए, इस कारण वहाँ पे टैक्स बेनिफिट लोगों वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी कम टैरिफ में उनको प्रोवाइड कर दी गई ताकि लोग वहाँ पे भी इन्वेस्ट करें। इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैज़ टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर expanding output or for diversifying the production, producing a new variety of goods। अब यहाँ ये भी करना है तो mainly to ensure that the quantity of good produced was not more than what economy requires, ये भी है ना। तो यहाँ पे ये भी हो जाता था कि देखिए आप उतना ही आपको पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप कोई भी आउटपुट बढ़ाना चाहते हो। तो लाइसेंस देते हो गवर्नमेंट ये देखती थी कि आउटपुट जो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है उतना इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी आउटपुट बढ़ाने की। ये भी यहाँ पे लाइसेंस के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते थे, यानी इकोनॉमी बहुत कंट्रोल हो सकती थी और इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट बैकवर्ड एरिया में हो सकता था लाइसेंस के। लाइसेंस टू एक्सपांड द प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये भी हमें पता चलता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइसेंस यहाँ पे लगेगा अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो, और अगर गवर्नमेंट कन्विंस हो जाती है तो ही आपको लाइसेंस देंगे कि इकोनॉमी के लिए वो चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ऐसी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया 3 कैटेगरी में और लाइसेंस वाली भी यहाँ पे चीज़ें लाई गई थी। ओके, सो जिससे गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रोल कर सकती थी और इंडस्ट्रियली इंडिया को डेवलप कर सकती थी। उसके बाद देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कर्वे कमेटी जो है 1955 में कर्वे कमेटी बनाई गई जो बता सकती थी, जिसको कहा जाता है कमेटी ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी, कर्वे कमेटी। इन्होंने ये पॉसिबिलिटी बताई कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे यूज़ करके रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, रूरल एरियाज़ में यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड, ये आपको पहले डेफिनेशन बताता था फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ द यूनिट, है ना। तो देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं वो
यानी इस लिमिट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऐसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पहले ये लिमिट 5 लाख सेट की गई थी। 5 लाख यानी आप गवर्नमेंट जब आप कोई भी इंडस्ट्री ओपन करोगे तो उसके इक्विपमेंट्स पे हो गया या फिर मशीनरी पे हो गया या फिर प्लांट पे हो गया, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा वो 5 लाख ही कर सकते हो। 5 लाख के ऊपर करोगे तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनने के लिए 5 लाख से ज़्यादा। तो उसके बाद मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अभी जो लिमिट सेट की गई है वो 10 करोड़ है। 10 करोड़ रुपीज़ से कम वाली जो इंडस्ट्रीज में वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो 10 करोड़ का किया जाता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। यानी ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें ज़्यादा लोग काम करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मशीनरीज नहीं रह सकती। सो दे यूज़ मोर लेबर देन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देयरफॉर इसके कारण ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा। बट मेनली क्या होगा कि ये इनेबिलिटी टू कंपेयर विद बिगर फर्म्स, बड़े बड़े फर्म्स के साथ ये कहीं भी compete नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेनली देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, तो सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये रिजर्व रहते थे क्योंकि हर चीज़ नहीं बन सकती थी। उसके अलावा रिजर्वेशन बीइंग एबिलिटी ऑफ दिस मैन्युफैक्चर ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स, है ना। तो यही सब है कि क्राइटेरिया था कि कौन से यूनिट्स यहाँ यूज़ हो सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के लिए, क्योंकि देखिए एक लिमिट भी काफ़ी यहाँ सेट की गई थी। और मेनली वर गिवन कंसेशन, लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इन्वेस्टमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट। तो मेनली ये इसका डालने का बेनिफिट था। आप सोचोगे कि अब हम डालेंगे ही क्यों भाई जब ये सब कम है। तो सबसे पहली बात तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करने इसीलिए जा रहे हो क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो अगर आप उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नाम देते हो तो आपको कंसेशन भी मिलेगा, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी आपको लगेगी, बैंक लोन देगा आपको कम लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती थी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में डेवलप होती है। तो रूरल एरियाज़ में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप होने लगेगी तो रूरल एरियाज़ भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ हमें जाते हुए दिखेगा। ये भी करवे कमेटी के रिकमेंडेशन हमें पता चलते हैं। ये हो गए इंडस्ट्रीज़ की कुछ रिलेटेड टू कुछ इंडस्ट्रीज पॉलिसी। अब ट्रेड पॉलिसी अगर देख लेते हैं तो सबसे पहले ट्रेड में हमने ये सोचा कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से उसे हम सब्सटीट्यूट करें और हम इंडिया में ही बनाएं, जिसको मेक इन इंडिया जैसे कि आज कहा जाता है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की वो क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी थी। फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान जो थे, पहले 7 की ही क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि 1990s का पीरियड हम पढ़ रहे हैं 1950s से। इसमें 7 5 ईयर प्लान जो आते हैं उसमें जो ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है ना, तो हमारा ही ट्रेड हमारे अंदर ही चलते रहे, है ना। तो ज़्यादातर हम चीज़ें इंपोर्ट ना करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमें मिल जाए। तो हमारा यही था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। जो चीज़ें फॉर एग्जांपल आप ABC नाम की कोई चीज़ बाहर से मंगा रहे तो ABC नाम की चीज़ इंडस्ट्री द्वारा हमारे ही कंट्री में प्रोड्यूस हो जाए, ताकि हम इंपोर्ट उसे ना करें और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए। इंपोर्ट जितना कम करेंगे उतनी हमारी इकोनॉमी और अच्छी होती रहेगी, ये भी आपको पता है। तो ये होती है ट्रेड पॉलिसी जिसमें हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन चाह रहे थे। सो अब हम क्या करना चाहते थे, अब हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे इंपोर्ट्स को। अब इंपोर्ट अगर कम करना है तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी। सबसे पहले टैरिफ और कोटा लगा के हम क्या कर सकते थे, तो इंपोर्ट को कम कर सकते थे। तो टैरिफ क्या होता है, तो टैक्स लगा देना इंपोर्ट गुड्स पे। टैक्स लगाने के कारण वो हमारे गुड्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। दूसरा है कोटा। कोटा यानी कितनी क्वांटिटी आएगी ये डिसाइड करना, है ना। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा लेते हैं तो हमारे गुड्स तो मार्केट में दिखेंगे नहीं। तो कोटा फिक्स करना कितने क्वांटिटी में गुड्स आएंगे इंपोर्टेड, वो ये दो चीज़ों से इंपोर्ट जो है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और देयरफॉर जो डोमेस्टिक फर्म्स है वो फॉरेन के कंपटीशन में आ जाएगी हमारे देश में। अब देखिए पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम्पीट, है ना। तो ये क्यों किया जाता है, प्रोटेक्शन पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि कहीं भी हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं भी कम्पीट नहीं कर सकती डेवलप्ड इकोनॉमी के इंडस्ट्रीज़ के साथ। ये सबसे पहले हमें पता चलता है। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बीन स्पेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स इफ़ नो रेस्ट्रिक्शन वेर प्लेस्ड ऑन इम्पोर्ट्स। अगर इम्पोर्ट्स के ऊपर हम कुछ रेस्ट्रिक्शन ही ना रखे तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पूरा इम्पोर्ट जो लग्जरी गुड्स मंगा रहे उस पर ही इम्पोर्ट पे पैसा खर्च हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास हम अगर फॉरेन से कुछ मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें मेनली डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता था। तो अंटिल मिड 80s क्या हुआ, हार्डली एनी प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट अंटिल मिड
1980s, है ना। तो यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं किया गया था एक्सपोर्ट्स को, है ना। तो बट अब हमें पता चल रहा था कि एक्सपोर्ट भी हमें करना चाहिए। तो प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द एरिया फ्रॉम 11.8% इन 1950 टू 51 टू 24.6% इन 1991। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना अच्छे से बढ़ चुका था जीडीपी में। आखिरकार हम जो सोच रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ, वो हमें देखने मिली। तो इंडस्ट्रीज शेयर जो था वो मेनली अच्छा इंडिकेटर था एक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं। विटनेस्ड 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ना। तो 6% एनुअल ग्रोथ रेट भी देखने मिल रही थी। 6% से जो इंडस्ट्रीज है वो एनुअल ग्रोथ कर रही थी। और अगर देखा गया तो अलग अलग इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज वेर इंश्योर्ड, और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आते हुए दिख रही थी। उसके बाद अगर हम देखें तो महालनोबिस जो है, महालनोबिस उनको हमें कहीं ना कहीं देखना होता है, क्योंकि पढ़ना होता है, क्योंकि महालनोबिस जो थे आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा गए। ऐसा क्यों कहा गया? तो महालनोबिस जो है ये he established the Indian Statistical Institute ISI in Calcutta, ये, and he started the general संख्या, है ना। तो आज भी अगर देखा गया तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पूरी जहाँ से चलती है, जैसे ISI है तो यहाँ पे आइडियाज़ और ये सब जो चलती है स्टैटिस्टिशियंस के आइडिया, तो ये बनाया गया था। ISI जो था वो महालनोबिस ने बनाया था। उसके बाद मार्केट सरप्लस की बात करें तो द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। जो फार्मर के पास बचा हुआ अनाज है, जो उसने कंज्यूम करने, उसके कंजम्पशन के बाद जो बचता है उसे मार्केट सरप्लस कहा जाता है, क्योंकि वो मार्केट में फिर बेचा जा सकता है। सो इस तरह से हमारे पहले दो चैप्टर्स रहे इंडियन इकोनॉमी के 11th के एनसीईआरटी के। हम और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हालांकि जो पहले 2 चैप्टर्स है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने को, इसलिए पहले 2 चैप्टर्स हम पहले पार्ट में पढ़ रहे हैं, और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़े उसे अच्छे से समझ के पढ़ते रहिएगा, और हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।